अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने तकरीबन $2 ट्रिलियन अफ़गान वार पे ख़र्च किए और तकरीबन यूएस आर्मी 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रही। अब जैसे जैसे यूएस आर्मी वापस जा रही हैं वैसे वैसे तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमाए जा रहे हैं और अब तकरीबन सिर्फ 15% हिस्से पे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का होल्ड है और बहुत जल्द ये भी देखने को मिल सकता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट गिरा के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमा लें। अब ये जो क्राइसिस हैं इनका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे भी पड़ता है। तो इस कम्प्लेक्स और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए हमें अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी एम्पायर्स सुपर पावर्स आ तो जाती हैं लेकिन शिकस्त खा कर ही वापस जाती हैं। अगर हम बात करें कि 19 सेंचुरी की तो उस वक्त ब्रिटिश अफ़गानिस्तान में आया और उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद रशिया 20वीं सेंचुरी में आया रेड फ्लैग लेके और उसको भी मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद 21वीं सेंचुरी में अब यूएस आया और यूएस को भी अपनी नाक कटवा कर अब अपनी आर्मीज़ निकाल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि अफ़गानिस्तान को कभी भी कंकर नहीं किया गया। डिफरेंट महाराजा ने प्रीवियसली इसको कंकर किया कि जिसमें अगर हम देखते हैं द अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके बाद अरब किंग चंगेज़ खान, शाहजहान और औरंगज़ेब और राजा रंजीत सिंह, ये इस तरह के किंग्स इसको ऑलरेडी कंकर कर चुके हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के वेरियर्स हैं, अफ़गानिस्तान के रूलर हैं, वो किसी भी फॉरेन किंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं किसी भी अफ़गानिस्तान के एरिया को ऑक्यूपाई रखना। अगर हम देखते हैं, अब हम इतनी ओल्ड एशियंट हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, अगर हम 18वीं सेंचुरी के बाद की बात करते हैं जो कि आज की डेट के साथ काफ़ी रेलिवेंट है, तो हम बात करते हैं कि उस वक़्त नॉर्थ में रशियन एम्पायर थी और साउथ में ब्रिटिश एम्पायर थी। इनके मिडल में अफ़गानिस्तान आता था। अगर हम बात करें, ये दोनों एम्पायर्स एक दूसरे को शक की निगाह से देखती थी कि एक भी सुपर पावर अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई ना कर ले। उस वक़्त वेस्ट अफ़गानिस्तान के मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन अगर हम बात करें अलेक्जेंडर बर्नस जब अफ़गानिस्तान को विज़िट करके सेफली वेस्ट में वापस गए तो वहाँ जाके काफ़ी मशहूर और पॉपुलर हो गए। तो उन्होंने एक बुक लिखी, ट्रैवल इनटू बुखारा। तो जब उन्होंने ये बुक लिखी उस वक्त बेस्ट सेलर बुक रही। 1838 में अमेरिका बड़ा कॉन्फिडेंट और मोटिवेट फील करता है कि वो अफ़गानिस्तान के एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उस वक्त जो अफ़गानिस्तान के राजा थे मीर दोस्त मोहम्मद, तो ब्रिटिश ने वार स्टार्ट कर दी अफ़गानिस्तान के साथ और उन्होंने मीर दोस्त मोहम्मद को हटा के अपना एक पपेट शाह शुजा मोहम्मद को लाकर बिठा दिया। और उस वक्त अफ़गानिस्तान में आर्मी नहीं थी और हज़ारों ट्राइबल विलेजेस थे और हर विलेज का एक अपना चीफ़ होता था और उन सब चीफ़ ने मिलके चीफ़ अकबर ख़ान के साथ मिलके ब्रिटिश के साथ वार स्टार्ट कर दी। और ये वार तकरीबन 3 साल तक स्टार्ट रही और ब्रिटिश के पास बहुत एडवांस वेपन होने के बावजूद ब्रिटिश को ये किसका सामना करना पड़ा। इस वार को फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार भी कहा जाता है। रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आती है और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है कम्युनिज़म का वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम आगे वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किस तरह बढ़ता है। फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो अफ़गान वार होती है और को अफ़गानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट वार भी कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान वालों ने एक इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए ब्रिटिश से ये वार लड़ी। और जैसे कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक अफ़गानिस्तान थी एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट थी, जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स थे वो ब्रिटिश डील करता था और अफ़गानिस्तान इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए थर्ड एंग्लो वार लड़ी जिसमें ब्रिटिश को शिकस्त हुई। और उस वक़्त जो ब्रिटिश के अफ़गानिस्तान के राजा थे, राजा एमानुल्लाह, जिन्होंने ब्रिटिश को शिकस्त दी। और उस वक़्त ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश अपनी कुछ स्ट्रैटेजिक रीज़न की वजह से ये वार हारी, वार उसने लूज़ की। उसमें ये भी आता है कि वो सिर्फ एक ड्यूरल लाइन चाहता था अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश के दरमियान, तो अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर के तौर पर जानी जाती है। 1893 में एक बॉर्डर बनाया जाता है ब्रिटिश और अफ़गानिस्तान के दरमियान जिसको ड्यूरल लाइन कहा जाता है। और फिर उसके बाद 1907 में रशिया और ब्रिटिश के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और जिसमें रशिया ये रिकॉग्नाइज़ करता है और प्रॉमिस करता है कि जो अफ़गानिस्तान है वो ब्रिटिश के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, वो उसके बाद कभी भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान के मामलात में। अमानुल्लाह खान बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल किस्म के आदमी थे। 1926 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अफ़गानिस्तान में लेकर आए और जिसके बाद इनको राजा हिलाए जाने लगे
और उसके बाद इस तरह अफ़गानिस्तान बन गया किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान। और जो इनकी वाइफ थी सुरोया, और बाद में इनको क्वीन का दर्जा भी दिया गया। ये दोनों मिलके अफ़गानिस्तान में काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स लेके आए, जिनमें कुछ सोशल प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स ये भी थी कि इन्होंने मल्टीपल मैरिजेस के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट की, इक्वल वुमेन राइट्स के लिए काम किया, वुमेन्स को डाइवोर्स का हक दिया, और उसके बाद सेकुलर कोर्स और सेकुलर एजुकेशन सिस्टम भी ये लेकर आए। और जो अफ़गानिस्तान में उस वक्त ड्रेस कोड थे उनको भी इन्होंने हटाया। और उसके बाद सुरोया ने अपनी एक पब्लिक स्पीच में अपना एक हिजाब पाड़ कर ये कहा कि इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि औरत अपने पूरी बॉडी को कवर करे। उसके बाद कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने बगावत स्टार्ट की और इनके खिलाफ रिबिलियंस 1923 में एक रिबिलियन हुई, और उसके बाद 1924 में रिबिलियन हुई। इन दोनों रिबिलियन को क्रश कर दिया गया। फिर उसके बाद 1928 टू 1929 तक एक अफ़गानिस्तान में सिविल वार लगती है, और एक अगेन रिबिलियन होती है राजा और रानी के ख़िलाफ़, और ये रिबिलियन कामयाब होती है। और उस वक़्त किंग अमानुल्लाह और सुरोया अफ़गानिस्तान छोड़कर ब्रिटिश इंडिया में चले जाते हैं। जिस एक्सट्रीमिस्ट ने किंग अमानुल्लाह खान को के ख़िलाफ़ रिबिलियंस लेके आए थे उसको भी विद इन अ ईयर ओवरथ्रो कर दिया गया। फिर उसके बाद 1933 में मोहम्मद नादिर ख़ान राजा बनते हैं, और उसके बाद एक साल बाद उनके बेटे मोहम्मद ज़ाहिर ख़ान राजा बनते हैं, जो कि 40 ईयर्स तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करते हैं। उस ईरान में अफ़गानिस्तान काफ़ी तरक्की करता है, और उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस बनाते हैं, और उसके बाद काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और काफ़ी चीज़ों पे वो काम करते हैं। फिर उसके बाद 1947 में जब पार्टीशन होती है, पाकिस्तान अलहदा होता है, जो उस वक्त ड्यूरल लाइन थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये एक परमानेंट बॉर्डर बन जाता है। और इस बॉर्डर को लेके अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उस वक़्त जो मोहम्मद दाऊद ख़ान थे वो डॉक्टर ज़ाहिर ख़ान के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये इनके कज़न भी थे, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। और वो ये चाहते थे कि जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को उस वक्त जो बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ अटैच होता है उसमें जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो पश्तून की है, और इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो पश्तून की है। अफ़गानिस्तान ये चाहते थे कि जो बॉर्डर के साथ एरिया है KPK का वो भी अफ़गानिस्तान में शामिल कर दिया जाए। और इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने उस वक्त अफ़गानिस्तान और साउथ एशिया के साथ अपनी ट्रेड भी बंद कर दी थी। और उस वक्त मोहम्मद दाऊद ख़ान ने पाकिस्तान में जो उस वक्त पार्टीशन की एक मूवमेंट चल रही थी उन भी सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद मोहम्मद ज़ाहिर ख़ान ने 1963 में मोहम्मद दाऊद ख़ान से डिज़ाइन ले लिया 1963 में। फिर उसके बाद 1964 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है अफ़गानिस्तान में, एक पार्लियामेंट्री निज़ाम लेके आया जाता है अफ़गानिस्तान में, और जिसमें कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर किसी भी पॉलिटिकल सीट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। और ये भी कहा गया कि उस इलेक्शन में कोई भी वुमेन वोट्स डाल सकती है, और इनफैक्ट किसी भी इलेक्शन को कंटेस्ट भी कर सकती है। और ये बेसिकली ये जो रूल था इसीलिए बनाया गया था कि ताकि मोहम्मद दाऊद ख़ान को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने ना दिया जाए। फिर उसके बाद इलेक्शन 1965 में हुए और ये इलेक्ट भी हुए। और उसके बाद 1963 में मोहम्मद ज़ाहिर ख़ान किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, और उसके बाद मोहम्मद दाऊद ख़ान अपने कम्युनिस्ट और लेफ़्ट विंग और आर्मी का सहारा लेके एक कूप करते हैं ज़ाहिर ख़ान के ख़िलाफ़, और एक पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल ले लेते हैं। इस तरह मोहम्मद दाऊद ख़ान ने ज़ाहिर ख़ान का आर्मी की मदद, अपनी लेफ़्ट विंग दोस्तों और कम्युनिस्ट पार्टी की मदद लेने के बाद, तख्ता उल्टने के बाद अपने आप को प्रेसिडेंट कहलवाना स्टार्ट कर दिया। अब देखने में ये बहुत अच्छा लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से अफ़गानिस्तान रिपब्लिक की तरफ आ गया, लेकिन अगर बेसिकली रियलिटी में ये हुआ कि उसने पार्लियामेंट और कोर्ट्स जुडिशरी दोनों को डिसबैंड कर दिया। मोहम्मद ज़ाहिर ख़ान उस वक़्त कंट्री से बाहर थे और उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ी और उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया इटली में। फिर उसके बाद अपने इस इराक़ के अंदर मोहम्मद दाऊद ख़ान काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स लेके आए और काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली उस वक़्त अफ़गानिस्तान तरक्की भी की उसने। और उसके बाद अफ़गानिस्तान उस वक़्त सबसे पीसफुल कंट्री और एक टूरिज़म कंट्री भी माना जाता था। दाऊद ख़ान ने सब बैंक को नेशनलाइज़ कर दिया और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स मोहम्मद दाऊद ख़ान अपने ईरान में लेके आए। लेकिन वक़्त के साथ साथ अगेन दो सुपर पावर्स के दरमियान अफ़गानिस्तान फंस गया। जैसे फर्स्ट में वो रशिया और ब्रिटिश के दरमियान फंसा, जिसको द ग्रेट गेम भी कहते हैं, और इस दफ़ा वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में फंस गया। और उस वक़्त कोल्ड वार भी चल रही थी और उस वक़्त एक मूवमेंट चल रही थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें ये कुछ कंट्रीज़ इस तरह की थी कि जो ना रशिया के
इन्फ्लुएंस के अंदर आ रही थी और ना ही के इन्फ्लुएंस के अंदर आ रही थी। वो ये कहती थी कि हम दोनों से इंडिपेंडेंट अपना खुद देखेंगे। दाऊद खान ने भी इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो किया और जिस तरह मोहम्मद ज़ाहिर ख़ान ने अपने दौर में रशिया का साथ लेके अफ़गानिस्तान को मॉडर्निज़म की तरफ लेकर आए थे, इस दफ़ा जैसे अब कोल्ड वार स्टार्ट हुई तो मोहम्मद दाऊद खान ने इस दफ़ा सिर्फ रशिया पे डिपेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो उन्होंने अमेरिका से भी मदद लेना स्टार्ट कर दिया। और इसी सोवियत यूनियन जैसे कि हमने बात की कि 1964 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई तो उस वक्त दो बड़ी आइडियोलॉजी थी, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, एक इस्लामिस्ट पार्टी थी और दूसरी पीडीपीए पार्टी थी। और अब पीडीपीए पार्टी मज़ीद कमज़ोर होगी, अब दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड होगी, एक डिवाइड होगी परचम में और एक डिवाइड होगी खलक में। और इस तरह सोवियत यूनियन ने कोशिश की कि इन दोनों पार्टीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं इनके दरमियान यूनिटी ले आए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। और उसके बाद 1977 में मोहम्मद दाऊद खान एक अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ लेके आते हैं जिसको नेशनल रेवोल्यूशन पार्टी कहते हैं, और ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आती है जिसमें इस्लाम, नेशनलिज्म और सोशलिज्म के साथ आती है। और बेसिकली मोहम्मद दाऊद खान का जो मेन मोटिव ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान एक पीस बिल्ड किया जाए, लेकिन उन एक्सट्रीमिस्ट के साथ पीस मेंटेन करने के साथ साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो दूसरे नेशनलिज्म और सोशलिज्म और जो लिबरलिज्म थे, उनके वो मोहम्मद दाऊद खान के अगेंस्ट चले गए। और इस तरह मोहम्मद दाऊद खान ने उन पार्टीज़ के लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। और इसी तरह अप्रैल 1978 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लीडर को अनआइडेंटिफाइड पीपल कत्ल कर देते हैं, और जो एक टिपिंग पॉइंट बनता है मोहम्मद दाऊद के अगेंस्ट, और एक कूप किया जाता है मोहम्मद दाऊद खान के अगेंस्ट। जिस तरह मोहम्मद दाऊद खान ने खान के अगेंस्ट किया था, तो इसी तरह मोहम्मद दाऊद खान के अगेंस्ट भी एक कूप किया जाता है और जिसमें उनका तख्ता उल्ट दिया जाता है और मोहम्मद दाऊद खान को और उनकी फैमिली के साथ कत्ल कर दिया जाता है। और इसके बाद एक न्यू सरकार बनती है जो कि अब मोहम्मद तरकी के अंडर आती है। मोहम्मद खान तरकी अपने दौर में काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स लेके आता है और ये मुल्ला और मौलवियों से अपनी पावर्स, उनकी जो पावर्स हैं वो उनसे छीन लेता है, और ये इस्लाम के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होता है। और ये इसका मशहूर कोटेशन है जो ये कहता होता था, कम विजिट अस इन अ ईयर यू विल फाइंड मॉस्क एम्प्टी। और इस तरह जैसे हमने कहा कि जब पार्लियामेंट्री निज़ाम आया 1964 में, उस वक्त दो बड़ी आइडियोलॉजीज़ थी, एक कम्युनिस्ट थी और एक इस्लामिस्ट थी। अब इस्लामिस्ट इसके अगेंस्ट चले गए और उन्होंने एक सिविल वार स्टार्ट कर दी कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़। और इसी तरह 1979 में एक असैसिनेशन नूर तरक्की के अगेंस्ट, और इनको हटा दिया जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मज़ीद कमज़ोर पड़ जाती है। अब एक सोवियत यूनियन को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है अफ़गानिस्तान में इंटर होने का, क्योंकि वो अपनी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी को अफ़गानिस्तान में बचाना चाहते हैं। और इसी तरह जब अमेरिका को पता चलता है कि एक और मुल्क उनके हाथों से जा रहा है, एक सोवियत यूनियन एक कोल्ड वार में कब्ज़ा करने के लिए जा रहा है, इसी तरह अमेरिका भी कैसे पीछे रह सकता था। तो इस तरह अमेरिका ने भी जो मुखालिफ पार्टी थी कम्युनिस्ट के, उनको फंडिंग करना स्टार्ट कर दी कि ताकि वो भी अपनी एक आइडियोलॉजी को महफूज रख सके और अपना एक जो इन्फ्लुएंस है वो अफ़गानिस्तान में जमा सके। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि तालिबान कैसे बने और उसके बाद मुल्ला उमर कौन था, और उसके बाद जो 20 ईयर्स अफ़गानिस्तान में US आर्मीज़ रही हैं उनका क्या किरदार था। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम अफ़गानिस्तान क्राइसिस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा।